नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रतिदिन शाम 7 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण VVI चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट डिस्कशन के साथ लाइव क्लास के रूप में दिया जा रहा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत ना हो तो डेली लाइव क्लास शाम 7 बजे ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आज का क्लास सोशल साइंस से है और सोशल साइंस का पार्ट 12 है। ध्यान देंगे, सोशल साइंस का पार्ट 12 आज है जिसमें आज हम लोग इकोनॉमिक्स से देखेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, आज का क्लास इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र का चैप्टर 2 एवं चैप्टर 3 से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं चैप्टर 2 में है राज्य एवं राष्ट्र की आय। हम लोग चैप्टर 2 एवं चैप्टर 3 और चैप्टर 3 में दोस्तों देख सकते हैं मुद्रा, बचत एवं साख है। ये दोनों चैप्टर से आज महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में छात्र लोग जुड़ सकें। तो देखते हैं क्वेश्चन 1। सबसे पहले चैप्टर 2 का देखेंगे, उसके बाद चैप्टर 3 का, और लास्ट में आप लोग जरूर कमेंट करें कि आप लोग का कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ है। क्योंकि आप लोग लाइव क्लास दे रहे हैं इसलिए वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, उससे जरूर जुड़े और हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर का आपको मालूम हो तो उसमें जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 कहता है बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है किसका? जो बिहार राज्य का जो आय होता है वह किससे सबसे अधिक होता है? किसका योगदान सर्वाधिक है? क्या कृषि क्षेत्र का या औद्योगिक क्षेत्र का या सेवा क्षेत्र का या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से सभी लोग अपना उत्तर देंगे कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? क्या कृषि क्षेत्र से सर्वाधिक योगदान होता है बिहार की आय में, या औद्योगिक क्षेत्र से, या सेवा क्षेत्र से? सेवा क्षेत्र अर्थात दोस्तों जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, बैंक में हो गए, टीचर लोग हो गए, हम लोग जैसे हो गए जो सेवा कहीं जॉब करते हैं, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। औद्योगिक क्षेत्र अर्थात कल कारखाना। कृषि क्षेत्र जो जानवर करते हैं दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में जो खेती बाड़ी होती है, मछली पालन होता है, ये सब कृषि क्षेत्र के अंदर आता है। तो किससे सर्वाधिक योगदान होता है बिहार की आय में? सभी लोग उत्तर देंगे और दोस्तों आप लोग प्रयास करेंगे उत्तर देने का। गलत होगा कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन सही होगा, इसलिए सभी लोग उत्तर देंगे। जितने भी लोग जुड़े हुए सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? तो सेवा क्षेत्र का। ध्यान देंगे, सेवा क्षेत्र का योगदान बिहार की आय में सर्वाधिक होता है क्योंकि बिहार के लोग कहीं जाकर काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, ज्यादा इसी से योगदान मिलता है बिहार की आय में। क्योंकि यहां तो कल कारखाना है नहीं कि औद्योगिक क्षेत्र से सबसे ज्यादा योगदान मिलेगा। ध्यान देंगे, तो बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किससे होता है? तो सेवा क्षेत्र से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। क्या अंग है बिहार की अर्थव्यवस्था में? सभी लोग बताएंगे कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। क्या है? क्या निर्माण है या कृषि, परिवहन या व्यापार? बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है? सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग का उत्तर सही आ रहा है। तो ध्यान देंगे, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग कृषि है। ध्यान देंगे, कृषि। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या होगा दोस्तों? तो कृषि। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं इस लाइव क्लास से सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, क्या होता है राष्ट्रीय आय का अर्थ? क्या सरकार की आय को राष्ट्रीय अर्थ कहते हैं, या सार्वजनिक उपक्रमों की आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं, या पारिवारिक आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं, या उत्पादन के साधनों की आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं? किसे राष्ट्रीय आय कहते हैं? राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होगा? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। क्या सरकार की आय को राष्ट्रीय आय समझते हैं? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो ध्यान देंगे दोस्तों, सरकार की आय को राष्ट्रीय आय नहीं कहते हैं। जो उत्पादन होता है, उत्पादनों के साधनों की आय, ध्यान देंगे, उत्पादन के साधनों की आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ध्यान देंगे, उत्पादन के साधनों की आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग अच्छा प्रयास करें, इसी तरह से प्रयास करते रहें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी? दोस्तों यह राष्ट्रीय आय की परिभाषा है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है। बढ़िया समझिएगा, यह डिफिनेशन है राष्ट्रीय आय की कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक जो सालाना होता है एक वर्ष में, वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी? जल्दी से बताएं दोस्तों कि जो यह राष्ट्रीय आय की परिभाषा है, डिफिनेशन है, यह किसने दी थी? कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। किसने दिया था राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा? चलिए बहुत बढ़िया, उत्तर देना शुरू हो गए हैं, सभी लोग देंगे उत्तर। चलिए ठीक है, तो ध्यान देंगे यह राष्ट्रीय आय की परिभाषा किसने दिया था? तो याद रखेंगे फिशर महोदय ने। किसने दिया था? फिशर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिशर महोदय ने राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा दी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों का कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है। योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है। कितना प्रतिशत औसत विकास दर रही है वार्षिक? सभी लोग बताएं कब? योजना काल में। ध्यान देंगे दोस्तों, योजना काल में पूछ रहा आपसे कि योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है कितना प्रतिशत? सभी लोग उत्तर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, प्रयास करते रहे दोस्तों, गलती होने से मत डरे, प्रयास करें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो याद रखेंगे योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर कितना प्रतिशत रही है? तो वह दोस्तों 4.2%। ध्यान देंगे 4.2%। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों वर्ष 2005-06 वर्ष 2005-06 में निम्नांकित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी? अर्थात अपेक्षा से अधिक थी। वर्ष 2005-06 में निम्नांकित में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी? जल्दी से इस प्रश्न का सभी लोग उत्तर देंगे कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी वर्ष 2005-06 ईस्वी में। चलिए सभी लोग देंगे उत्तर। क्या महाराष्ट्र की, या गुजरात, या उत्तर प्रदेश, या उड़ीसा? किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी? चलिए ध्यान देंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की वार्षिक
जो राज्य की प्रति व्यक्ति आय थी वो अपेक्षाकृत अधिक थी, जितना होना चाहिए उससे अधिक थी महाराष्ट्र की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, निम्नांकित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? निम्नांकित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, अर्थात बिहार के किस जिले, इस प्रश्न को इस तरह से एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? क्या भागलपुर, पटना, गया या सीतामढ़ी? किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? सभी लोग उत्तर देंगे। वीवीआई क्वेश्चन है क्योंकि यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए सभी लोग उत्तर दें कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बहुत बढ़िया, ध्यान देंगे, पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीवीआई है, ये बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए ये प्रश्न का उत्तर आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो याद रखेंगे, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो वह शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। और अगर दोस्तों यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है कितना रुपया? 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे सभी लोग कि भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय, एवरेज प्रति व्यक्ति आय 2008-9 के अनुसार हर एक साल बदलते रहता है, इसलिए ध्यान देंगे। आप ईस्वी साल को जरूर याद रखें, आपको किस वर्ष का पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है 2008-9 के अनुसार। तो जल्दी से बताएं कि 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना थी? चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे सभी लोग कि 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना थी? तो 25,494 रुपया। ध्यान देंगे, 25,494, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है कितना तारीख से कितना तारीख तक? किस महीना और किस तारीख से किस महीना और किस तारीख तक भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? क्या 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, या 1 जुलाई से 30 जून तक, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक? सभी लोग बताएं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। सभी लोग उत्तर देंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है कितना से कितना तक को। चलिए बहुत बढ़िया, तो ध्यान देंगे, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को कहा जाता है। ध्यान देंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। अगले चैप्टर में भी आज के दिन ही हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, चैप्टर 2 से, कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ध्यान देंगे, भारत का, बिहार नहीं, भारत। हम लोग बिहार का देख चुके कि सबसे अधिक और सबसे कम। अब कह रहा भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे छोटा राज्य गोवा है। और सोच सकते हैं कि आपके घर में मान लीजिए कि कोई 2 घर है, ए और
बी, ठीक है। इसमें 5 व्यक्ति रहते हैं, ठीक, और इसमें 10 व्यक्ति। समझने का प्रयास करेंगे किस तरह से निकलता है। ये ए है और ये बी है। इस घर में 5 व्यक्ति और बी में 10 व्यक्ति रहते हैं और कमा रहे हैं ए में भी 50 रुपया, ठीक है, और बी वाला भी कमा रहे हैं 50 रुपया। सोच सकते हैं पूरे मिलाकर मान लीजिए कि जो मेन है, जो बुजुर्ग हैं, जो मालिक हैं, वो कमा कर ला रहे हैं 50 रुपया और बी के घर में भी ला रहे हैं 50 रुपया। तो सोच सकते हैं कि ए के घर वाले को प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया पड़ेगा और बी के घर वाले को प्रति व्यक्ति आय कितना पड़ेगा। तो दोस्तों ए के घर में 5 व्यक्ति है तो प्रत्येक को 10-10 रुपया प्रति व्यक्ति आय, माने हर एक व्यक्ति का आय कितना पड़ रहा है, तो हर एक को 10-10 रुपया। और इसमें कितना पड़ेगा दोस्तों, इसमें 10 आदमी है तो इसमें आपको कितना पड़ेगा, 5-5 रुपया। तो सोच सकते हैं जिसमें ज्यादा आदमी उसमें कम पड़ रहा है, जिसमें कम आदमी उसमें ज्यादा। उसी तरह से दोस्तों गोवा एक छोटा राज्य है, उसकी जनसंख्या कम है और वहां आमदनी ज्यादा है, इसलिए जब जनसंख्या कम रहने के कारण सोच सकते हैं इसके एग्जाम्पल से कि घर में कमाने वाला ज्यादा और खाने वाला कम, तो पैसा ज्यादा ही रहेगा। इसलिए भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो वह गोवा हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए, यह क्लास कैसा लग रहा है दोस्तों? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं और नेक्स्ट है अगला लेसन से। अगला लेसन क्या था? मुद्रा, बचत एवं साख, चैप्टर 3। चैप्टर 3 से हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चैप्टर 3 का क्वेश्चन 1 है आपके सामने। कहता है विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित है? विनिमय अर्थात दोस्तों आदान प्रदान करना, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, विनिमय या वस्तु का हो या रुपये का हो, जैसे हो, एक दूसरे का काम चलाना। तो विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में, शुरुआत में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? क्या वस्तु पर आधारित था या मौद्रिक पर, रुपया पर, या दोनों पर, या इनमें से कोई में नहीं? सभी लोग उत्तर देंगे कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार, जो प्राचीन में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? क्या रुपया से होता था या वस्तु से, या दोनों से, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर आप लोग बुक पढ़ें, अगर इस चैप्टर को पढ़ें ध्यान से, तो बहुत ही आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो ध्यान देंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। अभी भी गांव में चले जाइएगा तो वस्तु विनिमय है। देख सकते होंगे गांव के अगर दुकान में जाइएगा तो देखिएगा गांव वाले लोग क्या करते हैं, घर से चावल, गेहूं जो हो उसके घर में अनाज वो लेके आते हैं और दुकानदार को देते हैं और उससे जो पैसा होता है उससे सामान ही लेकर घर में जाते हैं। जैसे मान लीजिए उसे तेल लेना है या बिस्किट लेना है या कुछ लेना है तो घर से चावल लेकर आए और दुकानदार को दिए और जितना पैसा हुआ उसका सामान लेकर घर चले जाते हैं। अर्थात वस्तु के बदले वस्तु, इसी को कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार इसी पर आधारित था, वस्तु विनिमय पर, मौद्रिक पर नहीं, रुपया पर नहीं, वस्तु पर ही, वस्तु के बदले वस्तु। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है? दोस्तों मुद्रा की यह परिभाषा है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। यह परिभाषा किसने दी? बहुत ही सुंदर लाइन और बहुत ही छोटा डिफिनेशन दिया गया है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। तो यह डिफिनेशन, यह परिभाषा किसने दिया? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, प्रयास करें दोस्तों, जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें। गलत होगा कोई बात नहीं, यहां आपको बोर्ड एग्जाम से रिजल्ट नहीं मिलने वाला, यहां आप प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए उतना ही आपको फायदा होने वाला है। इसलिए यहां गलती होगा कोई बात नहीं, यहां प्रैक्टिस करें दोस्तों, आप उत्तर देने का प्रयास करें। तो ध्यान देंगे, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा हर्टले विडर्स ने दी। याद रखेंगे, हर्टले विडर्स ने दी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? वैधानिक, बड़ा, जैसे वैधानिक मतलब विस्तार रूप में जिसे सब लोग मान रहा है।
तो मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दें। जो मुद्रा की पिछले प्रश्न में देखें दोस्तों, तो मुद्रा की भी परिभाषा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। यह परिभाषा किसने दी? तो हार्टले विडर्स ने। और यह कह रहा है कि मुद्रा की वैधानिक परिभाषा, जो परिभाषा वैधानिक हो, जो संपूर्ण के लिए है। तो मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान देंगे। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा प्रो नैप ने दी थी, याद रखेंगे, प्रो नैप ने, प्रोफेसर नैप ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं। मुद्रा का क्या कार्य है? एक दूसरे को आदान प्रदान करने के लिए, या मूल्य को मापने के लिए, या मूल्य अर्थात रुपया का संचय करने के लिए, या सभी? मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या क्या है? इस प्रश्न का उत्तर तो सभी लोग दे सकते हैं, क्योंकि सभी लोग इसका उपयोग करते हैं। आप लोग मुद्रा से क्या क्या करते हैं, आप अपने में सोचकर इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है। तो दोस्तों सोचें कि मुद्रा से आप क्या क्या करते हैं। तो आपके पास मुद्रा रहता है, उस मुद्रा से आप किसी को देते हैं और कुछ उससे लेते हैं, अर्थात विनिमय भी करते हैं। मुद्रा आप किसी को देकर उससे कुछ लेते हैं। मूल्य का मापक, इससे माप भी होता है मुद्रा से, इतना रुपया है, इतना रुपया का ये सामान है। और मूल्य का संचय, आप उससे घर में आप उसे जमा भी करते हैं। तो दोस्तों आपके मुताबिक, हम लोग के मुताबिक ये सभी काम करता है मुद्रा। तो मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नांकित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? निम्नांकित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? दोस्तों ऑप्शन में कहता है हुंडी, चेक, बैंक ड्राफ्ट, नोट और सिक्के। तो दोस्तों सबसे पहले जो ये सभी कह रहा है इसके बारे में समझ लेते हैं। विधिग्राह्य मुद्रा जो विधि रूप से चल रहा है, विधि व्यवस्था में चल रहा है, कौन है? क्या हुंडी, चेक, बैंक ड्राफ्ट या नोट और सिक्के? ज्यादा प्रचलित कौन मुद्रा है? विधिग्राह्य, विधि रूप से चल रहा है। तो हुंडी क्या है दोस्तों? हुंडी के बारे में सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि आप लोग हुंडी के बारे में सुने हैं या नहीं, सभी लोग लाइव चैट में देंगे किसने हुंडी के बारे में पहले सुना है। सभी लोग बोले यस या नो। जिसने सुना वो यस लिखेंगे और नहीं सुना है तो नो। हुंडी के बारे में किसने किसने पहले से सुना है? दोस्तों हम हुंडी के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं। हुंडी क्या है? तो हुंडी एक पारंपरिक वित्तीय साधन है, प्राचीन काल से चलते आ रहा था, पारंपरिक है, पहले के जमाने में चलते आ रहा था, जिसकी उत्पत्ति मध्यकालीन, समझ जाइए, प्राचीन कालीन नहीं, मध्यकालीन से। अभी हम लोग आधुनिक कालीन में हैं, मॉडर्न में हैं। मध्यकालीन एक प्राचीन कालीन, तो मध्यकालीन से चलते आ रहा है, ठीक है। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? तो मध्यकालीन में भारत में हुई थी। हुंडी के द्वारा क्या करते थे? तो व्यापारी पैसों का लेन देन करते थे, बाजार से पैसा उठाना, उधार लेना तथा दूर दराज के इलाकों से व्यापार करने में इस्तेमाल करते थे हुंडी का। और याद रखेंगे दोस्तों, जो आज के युग में हुंडी का उपयोग होने वाला है, जो क्या है? तो चेक उसी का एक रूप है। यह वर्तमान युग में है चेक, मगर यही मध्यकालीन में उसको हुंडी का नाम देते थे। आज के युग में जो चेक देखते हैं वह एक तरह से हुंडी ही था। बिल ऑफ एक्सचेंज भी होता है, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सभी क्या है? वर्तमान जमाने के समझिए कि हुंडी ही है, ठीक है। चेक तो सभी कोई देखे दोस्तों। उसके बाद बैंक ड्राफ्ट बैंक से बनाया जाता है, जिसके नाम से देना है उसके नाम से आप बैंक में जमा कर दीजिए और उसके नाम से बैंक ड्राफ्ट बन जाते हैं। और नोट और सिक्के तो सभी कोई देखे। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर। निम्नांकित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है जो विधिवत रूप से चल रहा है? तो बहुत बढ़िया, याद रखेंगे नोट और सिक्के। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय आदान प्रदान करने का सर्वोत्तम माध्यम है क्या? वस्तु, चेक या मुद्रा या प्रतिज्ञा पत्र? क्या विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? किसी से लेन देन करने में क्या सर्वोत्तम माध्यम है दोस्तों? क्या वस्तु? पहले के जमाने में चलते थे दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली, इसमें बहुत सी कठिनाइयां होती थी दोस्तों। सोच सकते हैं अगर आपके पास गाय है और किसी के पास बकरी है और उस बकरी वाले को गाय की जरूरत है, तो कैसे करेगा आदान प्रदान? क्या बकरी देकर गाय लेगा? गाय का ज्यादा दाम,
बकरी का ज़्यादा कम दाम। उसी तरह से किसी को घी की जरूरत है, किसी को तेल की जरूरत है, तो घी के बदले तेल और तेल के बदले घी। ऐसा होता था वस्तु विनिमय प्रणाली में, किसी का मूल्य ही नहीं रह पाता था। सोच सकते, घी भी उतना दे रहा है और तेल भी उतना दे रहा है, जिसको जो जरूरत है वो आदान प्रदान कर रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली में। तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? वस्तु या चेक या मुद्रा या प्रतिज्ञा पत्र। तो दोस्तों वस्तु के बारे में जानेंगे। चेक भी आप लोग देखे ही हैं, चेक काट के दे दिया जाता है, आप जाके बैंक में उससे भजा देते हैं। मुद्रा जो रुपया आप लोग देख रहे हैं, और प्रतिज्ञा पत्र। तो दोस्तों प्रतिज्ञा पत्र भी एक तरह से समझिए कि यह चेक की तरह ही है, मगर यह प्रतिज्ञा पत्र एक लिखित विलेख है जिसमें बैंक नोट या करेंसी नोट शामिल नहीं होती है। प्रतिज्ञा पत्र में बैंक नोट, जो बैंक से नोट मिलती है या करेंसी नोट, यह शामिल नहीं होती है। इसमें शर्तहीन प्रतिज्ञा पत्र लिखने वाला साइन करता है। जो यह लिख रहा है, प्रतिज्ञा कर रहा है, उसका साइन होता है, और किसी खास व्यक्ति अथवा उनके आदेशानुसार अथवा जो वह प्रतिज्ञा पत्र रखे हुए जो ले जा रहा है उसको एक निश्चित राशि चुकाने का वचन दिया जाता है। प्रतिज्ञा का मतलब है वह वचन दे रहा है, इतना रुपया इसको चुकाना है। तो इसमें कोई नोट बैंक नोट या करेंसी नोट शामिल नहीं होता है। प्रतिज्ञा पत्र में एक साइन होता है, साइन किया जाता है, एक वादा किया जाता है कि हमको इसको देना है इतना रुपया। तो दोस्तों विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या हो जाएगा? अब सभी लोग बता सकते क्योंकि समझा दिए, तो याद रखेंगे विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम सभी लोग जानते होंगे, मुद्रा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। रुपया। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? किस अर्थशास्त्री का कथन है कि मुद्रा वह धुरी है? धुरी मतलब जिस पे घूमता है, चारों ओर घूम रहा। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो ध्यान देंगे दोस्तों, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो यह मार्शल, याद रखेंगे, मार्शल अर्थशास्त्री का कथन है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नांकित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? निम्नांकित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? धातु मुद्रा में, वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा या इनमें से तीनों में? निम्नांकित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? ले जाने में आसान, धातु मुद्रा में या वस्तु मुद्रा में या पत्र मुद्रा? मुद्रा बोल रहे हैं दोस्तों, सॉरी, मुद्रा। पत्र मुद्रा जैसे नोट हो गया, चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, ये सब पत्र मुद्रा में आ गया। धातु मुद्रा जैसे सिक्का हो गया, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, जो हम लोग सिक्का देखते हैं, ये सब सिक्का। वस्तु मुद्रा, सोच सकते हैं उतना रुपया का वस्तु। तो किससे वहनीयता अधिक होती है? ज्यादा चलाव किसका है? किस मुद्रा का? धातु मुद्रा का, वस्तु मुद्रा का या पत्र मुद्रा का? तो याद रखेंगे पत्र मुद्रा का वहनीयता सबसे अधिक है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वैधानिक, कानूनी, विस्तार पूर्वक। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? अब जैसे वस्तु आपस में हम कर रहे हैं, जैसे दोस्तों हम आपको एक कलम दिए, आपको जरूरत था, फिर अगले दिन आप हमको कलम लौटा दिए, ये भी एक विनिमय हुआ। ये क्या हो गया? वस्तु मुद्रा। 5 रुपए का कलम हम आपको दिए थे, आप भी हमको 5 रुपए का कलम दे दिए। तो ये तो वैधानिक तो नहीं हुआ, कानूनी तो नहीं हुआ। तो हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वस्तु मुद्रा को या साख मुद्रा, चेक या पत्र मुद्रा? किसको वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो ध्यान देंगे दोस्तों, हमारे देश में पत्र मुद्रा, जो नोट देखते हैं, ये सब पत्र मुद्रा में है, तो इसको वैधानिक मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? जब मुद्रा के प्रयोग होने लगा तो किसको लाभ हुआ है सबसे अधिक? उपभोक्ताओं को जो उपयोग कर रहा है वस्तु स्वयं को, या उत्पादकों को जो उत्पादन कर रहा है, या दोनों को, या इनमें से किसी को नहीं?
मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? तो ध्यान देंगे, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? तो मुद्रा के प्रयोग से उपभोक्ताओं को एवं उत्पादकों को, जो उत्पादन कर रहा है और जो उसका उपयोग कर रहा है, दोनों को लाभ हुआ है मुद्रा के प्रयोग से। इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? क्या बचत जो सेविंग करते हैं, या पूंजी के निर्माण में, या ऋणों के लेन देन में जो उधारी रहता है उसको में, या इसमें, इनमें से तीनों में किसको प्रोत्साहन मिला है मुद्रा के प्रयोग से? तो ध्यान देंगे, मुद्रा के प्रयोग से बचत को भी, पूंजी निर्माण में जो आप पूंजी बचाते हैं, पूंजी निर्माण करते हैं कि मेरे पास इतना पूंजी है, इतना मेरे पास बचत है, सेविंग है, या ऋणों के लेन देन, उधारी को चुकाने में, लेने में या देने में, ये सभी को प्रोत्साहन मिला है मुद्रा के प्रयोग से। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा समय हो रहा है, लंबा क्लास होने जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे हमारे बताने से पहले, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड किए हैं। तो पूंजी का निर्माण होता है किसके द्वारा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पूंजी का निर्माण होता है किसके द्वारा? पूंजी का निर्माण होता है। आज हम लोग सोशल साइंस का पार्ट 12 देख रहे हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, सोशल साइंस का पार्ट हम लोग 12 देख रहे हैं, और पार्ट 11 तक हम लोग देख चुके थे पिछले क्लास में। अगर देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाकर सभी पार्ट को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि पूंजी का निर्माण होता है किसके द्वारा? तो याद रखेंगे दोस्तों, पूंजी का निर्माण बचत द्वारा, आप जो सेविंग करते, जो बचाते हैं, उसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है। आप उपयोग करने जाएंगे, उसका यूज करते जाएंगे, तो आपका पूंजी थोड़ी निर्माण होगा। आप जो बचाएंगे उससे आपका पूंजी निर्माण होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, साख का क्या अर्थ है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। साख का क्या अर्थ है? तो दोस्तों साख का अर्थ यह है, समझिएगा पहले तो आंसर दीजिएगा। जिससे मान लीजिए हम आपसे 1 लाख रुपया उधार लिए, ठीक है, कर्ज लिए, और आपको कहें कि अगले महीने में हम 10 तारीख को लौटा देंगे, ठीक, और अगले महीने जैसे ही 10 तारीख हुआ हम आपको लौटा दिए, तो आपको हमारे पर एक विश्वास बैठ गया, एक साख, इसी को कहते हैं साख, ठीक है, एक विश्वास हो जाना कि जितना तारीख को डेट दिया गया, समय दिया गया, उतना को हम चुका दिए, तो उसी को क्या कहते हैं? साख कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम 1 लाख रुपया दिए और 1 लाख रुपया लौटा दिए, उतना हमको लौटाने की क्षमता थी, और जब लौटा दिए तो आपको हमारे पर विश्वास हो गया। तो अब इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि साख का क्या अर्थ होगा दोस्तों? क्या विश्वास करना, या ऋण लौटाने की क्षमता, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो हम आपको कहानी बताए, जो उदाहरण बताए, उसके हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्योंकि विश्वास करने से ही खाली साख नहीं हो जाएगा। हम आपसे 1 लाख रुपया लिए, विश्वास कि हम दे देंगे, और नहीं दिए तो साख नहीं हुआ। लौटाने की हमें क्षमता होना चाहिए, और हम आपको लौटा दिए। इसलिए विश्वास करना और लौटाने की क्षमता, ऋण जो कर्ज लिए उसे लौटाने की क्षमता, साख का अर्थ यह होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, साख का प्रयोग होता है, कहां प्रयोग होता है साख का? उपभोग के लिए, या विनियोग के लिए, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? उपभोग माने उपयोग करते हैं, विनियोग माने इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं निवेश करते हैं। देखते हैं बड़ा बड़ा कंपनी इन्वेस्टमेंट करता है, इस चीज में इतना रुपया लगाता है। तो साख का प्रयोग कहां होता है? जल्दी से बताएं दोस्तों। तो साख का उपयोग, साख का प्रयोग उपभोग के लिए भी, और विनियोग इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने यूज के लिए भी, और उसमें पैसा लगाने के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्रयोग होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं। जो व्यवसायिक बैंक जितने हैं वे सभी जो ऋण देते हैं, उधार देते हैं, लोन देते हैं, उसे क्या कहते हैं? साख मुद्रा कहते हैं, बैंक मुद्रा, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहेंगे? तो साख मुद्रा एवं बैंक मुद्रा दोनों कहते हैं। क्योंकि ऋण है, लोन है,
विश्वासी मुद्रा है। लोन जो आपको बैंक दे रहा है, क्रेडिट कार्ड जानते हैं दोस्तों, क्रेडिट कार्ड आपको बैंक 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया देती है अपने से, आपका पैसा नहीं आता, वो बैंक देती है आपको यूज करने के लिए, आपके विश्वास पर, आप पर विश्वास करते हैं और आपको 2-2 लाख 10-10 लाख रुपया यूज करने के लिए देती है। आप समय पर उसे लौटा देंगे। क्रेडिट कार्ड एक डेबिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड में आपका पैसा, क्रेडिट कार्ड में बैंक वाले देता है आपको यूज करने के लिए, आप यूज किए उसे फिर आप लौटाते हैं। तो बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहेंगे? तो साख मुद्रा एवं बैंक मुद्रा दोनों, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दोस्तों, मुद्रा के कार्य है। क्या कार्य है मुद्रा कार्य? ये प्रश्न हम लोग पिछले भी देख चुके थे। प्रमुख कार्य, वही प्रश्न को उलट दिया है, थोड़ा भाषा को चेंज कर दिया है, और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए सभी लोग उत्तर देंगे कि मुद्रा के कार्य क्या है। क्या? मापन करना, संचय करना, भुगतान करना, या सभी? तो दोस्तों पहले भी इस प्रश्न को देख चुके हैं, इसलिए सभी को मालूम होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। तो हम लोग आज 2 चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कशन के साथ देखें दोस्तों। खाली ABCD करने से काम नहीं चलेगा, समझते हुए चलेंगे तो ज़्यादा फायदा करेगा। तो आज हम लोग चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्लास को डिस्कशन करते हुए चले दोस्तों। सभी चैप्टर से जब ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तो मिक्सिंग करके आपको पूरे साइंस से, पूरे सोशल साइंस से ऐसे मिक्सिंग करके आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। इसलिए आप लोगों को परीक्षा तक प्रैक्टिस कराया जाएगा, इसलिए एकदम निश्चित होकर प्रैक्टिस करते रहे और उत्तर देते रहे। तो यह क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ ये भी लिखें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।